अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एफिशिएंसी वेजेस थ्योरी, एफिशिएंट वेज थ्योरी। पहले एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। बेटा एफिशिएंट वेज थ्योरी क्या कहता है कि यूजुअली जो फर्म्स होते हैं ना वो आपको आपकी रिजर्वेशन वेज से ऊपर पैसा देना चाहते हैं। क्यों? बेटा पहली चीज वो ये सोचते हैं कि सपोज इमेजिन करो, पहले ये लिख के बनाने की जरूरत है, जस्ट इमेजिन कि मेरे फर्म के अंदर आज 10 न्यू वर्कर्स आए हैं। अब मेरे फर्म के हिसाब से मुझे उनको न्यू सॉफ्टवेयर स्किल्स देनी है, मुझे उनको न्यू टेक्निकल स्किल्स देनी है, मुझे उनको पूरा प्रोसेस समझाना है। इस पूरी ट्रेनिंग को करने के लिए मेरा बहुत सारा पैसा गया। मैंने अपने कुछ बाकी एम्प्लॉयज को ये करने के लिए लगाया और इसमें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। मैंने कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया इस काम को करने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए। तो इन न्यू वर्कर्स पे मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अब इमेजिन करो कि अगर मैंने इन पे बहुत सारा पैसा खर्च करके इनको ये ट्रेनिंग दी और अगर 2 महीने बाद ही इनमें से 4 वर्कर्स छोड़ के चले गए किसी और कंपनी के पास, तो बेटा दैट इज माई लॉस। आई ट्रेन्ड देम, आई गेव देम ऑल द स्किल्स एंड जस्ट आफ्टर 2-3 months they are just leaving my company. It's a loss for me. So since it is my loss, तो बेटा मैं ये लॉस तो नहीं बियर करना चाहूंगी। उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, इनको रिटेन करके रखने के लिए मैं इनको हायर वेज ऑफर कर दूंगी, है ना। तो यूजुअली एफिशिएंसी वेज थ्योरी पहली चीज ये कहती है कि क्योंकि फर्म्स ये नहीं चाहते हैं कि टर्नओवर रेट हाई हो, मतलब सेपरेशन रेट हाई हो, है ना। तो फर्म्स क्या करेंगे, फर्म्स एंड लेबर्स को अपने पास रखने के लिए उनको ज्यादा वेज ऑफर करेंगे। सेकेंड थ्योरी बेटा, इसी में ये भी सोचा जाता है कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। अगर मैं आपसे 1000 मांग रही हूँ पर आवर और आप मुझे 2000 पर आवर दे रहे हो, देन आई विल ऑल्सो थिंक ना यार ये अच्छी कंपनी है, यहाँ पे अच्छे से काम करना है, सो आई विल वर्क इवन हार्डर। सो व्हेन यू गो अहेड एंड यू पे अबव द रिजर्वेशन प्राइस, तो इस केस में क्या होता है बेटा कि इस केस में आपको ऐसा लगता है कि आपका लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो ये दोनों चीजें एफिशिएंसी वेज थ्योरी के अंडर आती है। लिखते हैं आप इसे, सो प्लीज राइट डाउन। फर्म्स पे हायर देन रिजर्वेशन वेज because they want their workers to be productive. तो वर्कर्स को प्रोडक्टिव करने के लिए वो सोचते हैं कि ज्यादा वेज देनी चाहिए, सो दे वांट देयर वर्कर्स टू बी प्रोडक्टिव। एंड हाई वेज can help in achieving this goal. ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लीज लिखो, फॉर एग्जाम्पल इफ वर्कर्स आर वर्किंग well, no firm will want to lose those workers. बेटा अगर वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उनको लूज तो नहीं करना चाहोगे। अगर आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज दोगे तो वो कभी भी जा सकते हैं आप जॉब छोड़ के, क्योंकि वो इनडिफरेंट होंगे। बट अगर आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करोगे तो वो स्टे कर जाएंगे। सो इफ वर्कर्स आर वर्किंग वेल, नो फर्म वांट्स टू लूज देयर वर्कर्स, राइट। बट बाय पेइंग द रिजर्वेशन वेज, an individual would be
indifferent between staying and living. ठीक है बेटा? सो जब आप उनको रिजर्वेशन वेज पे करते हो तब एक रेट होता है जिसे बोलते हैं हम टर्नओवर रेट। तो बेटा ये समझो जरा, जो हमारा टर्नओवर रेट होता है, ये टर्नओवर रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो होता है दो चीजों का, द अमाउंट ऑफ सेपरेशन, कितने लोग सेपरेट हुए हैं, डिवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट। तो इमेजिन करो बेटा कि सपोज मैंने यहाँ पे, जो मैंने वहां एग्जाम्पल डाला था ना, मैंने 10 लोगों को एम्प्लॉय किया और 10 लोग छोड़ के चले गए, तो बाइट बेटा माई टर्नओवर रेट इज 4/10 into 100, 40%। ठीक है? तो टर्नओवर रेट ये बताता है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं एज कंपेयर टू कितनी जॉब्स हैं, राइट? सो जब आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज ही पे करोगे, जब आप उनको ऐसी वेज पे करोगे जिसके बीच में वो इनडिफरेंट है बिटवीन स्टेइंग एंड लिविंग, तो वो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हैं। सो टर्नओवर रेट बहुत ही हाई होगा और कोई भी फर्म नहीं चाहता कि टर्नओवर रेट हाई हो, क्योंकि अगर बार बार लोग छोड़ के जाएंगे तो हर नए इंसान को बार बार ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उसकी भी तो कॉस्ट है। सो प्लीज राइट डाउन दैट इफ फर्म पेज रिजर्वेशन वेज, the turnover rate will be very high. बेटा अगर टर्नओवर रेट हाई होगा तो क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द न्यू employees every time there will be separation. तो बेटा जितनी बारी भी पुराने वाले छोड़ के जाएंगे, नए वालों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिजर्वेशन वेज से ज्यादा ही पे करो। देयरफॉर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब सेम लोग बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम करते रहेंगे। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से हूं और मैं वही काम बार 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 कर रही हूं, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट भी होंगी और ज्यादा प्रोडक्टिव भी होंगी। तो वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेटा तब आएगी ना जब यू विल कीप वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा लेओवर्स हो, उल्टा मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ ही रहें, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं उनको ज्यादा वेज ऑफर करूंगी। सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फर्म शुड ऑफर हायर वेजेस। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ बेटा। अच्छा, अब एफिशिएंसी वेज थ्योरी में ही ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो, जो हमने अभी बताया। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें? कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो ऐसा लगता है कि वर्कर्स को अपने बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम तो बहुत अच्छा है, और जब उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहना चाहिए, ये मेरे साथ अच्छा, दे आर बिहेविंग वेल विद मी, वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट ये कहता है दैट मोस्ट फर्म्स, प्लीज राइट डाउन बेटा, वांट देयर वर्कर टू बी more productive by paying more wage. Workers feel good about the firm and loyal to the firm.
तो जब आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करते हो, दे फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स और वो बहुत लॉयल भी रहते हैं और इसीलिए उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या है, क्या पढ़ा हमने इस पूरे में, क्या बोल रहा है एफिशिएंसी वेज थ्योरी? एफिशिएंसी वेज थ्योरी बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोगों को रिजर्वेशन वेज से ज्यादा वेज ऑफर करो ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई एफिशिएंसी वेज थ्योरी। इसमें हमारे 2 सब नोट्स हैं, प्लीज राइट डाउन नोट। बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी के साथ साथ वो ये भी बोलता है कि वेज जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सो इन विद इन एफिशिएंसी वेज थ्योरी द वेज मस्ट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ध्यान से समझो, पहले एक बारी समझ लो फिर लिखेंगे। पहला है बेटा नेचर ऑफ जॉब, इसको थोड़ा सा समझो। देखो सपोज मैं एक फैक्ट्री चला रही हूं और इस फैक्ट्री में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने दिनों के लिए मेरे यहाँ पे काम करते हैं। मतलब अगर कोई 1 महीना काम करे और छोड़ जाए, मेरे को उसका रिप्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा। और अगर कोई महीनों काम करके भी ना छोड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही तरीके का काम है, सपोज बिस्किट्स की फैक्ट्री है तो एक ही तरीके का काम है कि मशीन से सिर्फ बिस्किट रैप्ड बिस्किट्स को उठा उठा के रखना है। तो बेटा ऐसी जॉब्स जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा तो कुछ स्किल की जरूरत नहीं है, तो वहां पर मुझे लोगों की लॉयल्टी की भी जरूरत नहीं है। वो ज्यादा टाइम रुके या ना रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट ऑफ सेपरेशन कितना है, क्योंकि उसमें मेरे को उनको कुछ ट्रेन करने में बहुत एफर्ट नहीं है। वो आएंगे, मुझे उन्हें बस सिखाना है कि कैसे उनको बिस्किट्स को मशीन से उठाना है ना। तो अगर नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी नहीं है जिसमें उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो, तो उसमें एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है। और जहां एफिशिएंसी का ही मतलब नहीं है वहां पे मैं रिजर्वेशन वेज से ऊपर क्यों पे करूं? सो बेटा प्लीज राइट डाउन दैट फर्म्स such as high-tech firms see employee morale and commitment as important factors and thus pay higher wage. आपने सुना होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो इतने सारे बोनस कमिटमेंट बोनस और इंक्रीमेंट ये सब देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें फर्क पड़ता है एम्प्लॉय के मोराल से, एम्प्लॉय की कमिटमेंट से। बट बेटा जहां पर इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, जो काम बहुत रूटीन वर्क है, वहां पे आपको रिजर्वेशन वेज से भी काम बन जाएगा। हाउएवर in work which is routine and same kind of काम बार बार करना है, higher wage need not be paid. ठीक है बेटा, तो वहां पर मेरी एफिशिएंसी थ्योरी का भी कोई काम नहीं है, हायर वेज के बिना भी आपका काम बन जाता है। बेटा सेकेंड थिंग समझो, सपोजिटली मैं बात करती हूं इस केस में लेबर मार्केट कंडीशंस की। अब लेबर मार्केट कंडीशन क्या बोल रही है? अगर सब लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं तो इसमें मैं आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकती हूँ बिना ज्यादा सैलरी दिए। इमेजिन करो कि इकोनॉमी में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है और वो इंसान जिसने पीएचडी भी किया हुआ है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, उसको भी जॉब नहीं मिल रही। तो अगर एक इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक हाईली स्किल्ड वर्कर जिसने बहुत बहुत अच्छे से स्किल्स लिए हुए हैं, जिसका सब कुछ अच्छे से है,
अगर उसको भी जॉब नहीं मिल रही है तो बेटा वो भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार रहेगा। सो जबकि एफिशिएंसी वेज थ्योरी बोलती है कि हाई स्किल्ड लोगों को रखने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, बट बेटा लेबर मार्केट कंडीशन अगर बुरी हो, अगर ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस केस में आप इनसे भी सस्ते में काम करवा पाओगे। सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट अ लो unemployment rate makes it attractive for workers to quit and thus demand higher wage. ठीक है बेटा, ये हमने ऊपर भी अच्छे से समझा दिया है। सो बच्चे ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये पूरा का पूरा आंसर आपका बन गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में समझ लो, दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनेगा, either they will ask you what are the factors that affect wage determination. क्या तो क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन जो इससे आएगा वो ये आएगा, what factors can affect bargaining power of individual of laborers. तो बेटा इसमें भी आपको ये लिखना है, बार्गेनिंग पावर किससे अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ द जॉब से और लेबर मार्केट कंडीशन से, ये दोनों लिख देना, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा बेटा, व्हाट इज एफिशिएंट या एफिशिएंसी वेज थ्योरी। तो बेटा अगर एफिशिएंसी वेज थ्योरी आ गई ना, तो यहां से पूरा एफिशिएंसी वेज थ्योरी वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको लिखना है। सो बेटा ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं, 5 मार्कर में भी आ सकते हैं और 10 मार्कर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। 10 मार्कर में आएंगे तो ये और ये क्लब होके आ जाएगा या ऐसा कुछ। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ।